पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक टोला है जो 26 सिलेक्टर्स, 4 कोचेस और 4 चेयरमैन खा गया, लेकिन 7 बड़े इवेंट्स हारने के बाद, जिनमें एशिया कप था, वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप था, हारने के बावजूद इस टोले को कोई टीम से निकाल नहीं सका। अब टीम से निकालने की बातें आ रही हैं कि दोहरा न्यूजीलैंड में शायद 3 बड़े खिलाड़ियों को टीम से निकाला जाएगा। तो उसके बाद वो अपने जो उनके जो पीआर एजेंट्स हैं उनके थ्रू, उनके जो टाउट्स हैं उनके थ्रू खबरें फैलाई जा रही हैं कि भाई ये रेस्ट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं बड़े खिलाड़ी। कोई रेस्ट नहीं है, ड्रॉप किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक और जो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं वो एक्टिव हैं कि सारा चैंपियंस ट्रॉफी का मलबा बाबर, शाहीन और रिजवान पर डाला जा रहा है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा सच पे बात करते हैं, सामने कोई हो डॉक्टर स्पोर्ट्स पर हमेशा हम सच पर बात करते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो आज एक्चुअल में जो जिम्मेदार हैं उनको सामने लाएंगे। और बाबर, शाहीन, रिजवान के होते हुए पाकिस्तान नहीं जीत पाया कोई बड़ा आईसीसी इवेंट, यह भी सच है। इतना अरसा ये खिलाड़ी खेल चुके हैं। इस सारे सिनेरियो पर चर्चा करेंगे। दूसरी जानिब भारतीय टीम दुबई में फेवरेट है। नासिर हुसैन ने ऐसा कह दिया, साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऐसा कह रहे हैं कि भाई दुबई में ना ट्रैवल है ना कुछ, पिच को जानते हैं, तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट हैं? क्या इंडिया को एज मिल रहा है? पीएसएल का शेड्यूल आ गया, ये कहानी क्या है? उसके साथ साथ एशिया कप 2025 भारत में नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा। आज सर पकड़ के बैठा हूं क्योंकि इतनी स्टोरीज है, और सबसे अहम जो स्टोरीज है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में आगाज करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहा है सिलेक्शन कमेटी को। लॉलीपॉप तैयार कर दिया गया है। 26 सिलेक्टर्स पिछले 4 साल में आपने तब्दील कर दिए, 4 चेयरमैन चले गए, 4 कोचेस चले गए। मसला नहीं हल हुआ। मसला टीम वैसी की वैसी है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आप टाइटल नहीं जीत रहे। अब यहां पर क्या बातें आती है? यहां पर बात आती है कि अगर इस सारे सेटअप को चेंज करके भी रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर बाबर, रिजवान और शाहीन को ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह से आवाजें आ रही हैं। अब तो वसीम अकरम जैसा सोबर आदमी जो कभी क्रिटिसिज्म नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव बोलता है, उन्होंने, वसीम अकरम ने कहा है कि मेरा एक दोस्त है जो दुबई में मौजूद था, वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान मैच हारा, मैं और वसीम अकरम एक ही लिफ्ट में मौजूद थे, हम उसी लिफ्ट में नीचे आए, तो वसीम अकरम ने कहा कि यार ये किंग शिंग, ये ईगल शीगल, ये जो कल्चर हमने बना दिया ना, इसको खत्म करना होगा। इनफ इज इनफ। उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत हो गया। अब वसीम अकरम ये कह रहे हैं, सभी क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि इनको ड्रॉप किया जाए। वसीम अकरम ने एक्चुअली ये भी कहा कि डोमेस्टिक में भेजा जाए। अब क्योंकि दोहरा न्यूजीलैंड जो T20 सीरीज पाकिस्तान खेलेगा उसमें बाबर नहीं होंगे, रिजवान नहीं होंगे, शाहीन नहीं होंगे, इनको रेस्ट देने का फैसला कर दिया गया। और एक नया कोच, ये भी बड़ी खबर आपको मैं आज दे रहा हूं, नया कोच सकलैन मुश्ताक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ एक और अहम चीज है कि जब सलमान अली आगा कप्तान बनेंगे तो फिर टीम कैसी बनेगी? यंगस्टर्स आएंगे, नए खिलाड़ी आएंगे, लेकिन यहाँ तो बात वही होती है ना कि नए खिलाड़ी आगे वो हार भी गए, तो वो मतलब अगर 1-2 मैचेस में हार गए तो फिर कहा जाएगा वो देखो यार किंग कैसे खेलता था, हम न्यूजीलैंड को बाइलैटरल्स में हराते थे, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 बना दिए थे, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 चेज कर दिया था। मेरे नजदीक ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंप्लीट एक नई टीम बनाकर उनको पूरा मौका देना चाहिए। उसके साथ साथ अभी जो खबरें आ रही हैं कि न्यूजीलैंड में वैसे तकरीबन कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मेरा खबरी बता रहा है कि हमने पूछा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से कि कितने अरसे के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर स्माइल थी और उन्होंने कहा कि फिलहाल इस सीरीज में आपको बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और सुपरस्टार्स एक्टिव हो चुके हैं, अब वो अपनी खबरें फैला रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूबर्स को, और जो जर्नलिस्ट है उनको कह रहे हैं कि यार खबरें चलाओ, हम रेस्ट ले रहे हैं, थके हुए हैं इतने बड़े टूर्नामेंट के बाद। भाई बड़े टूर्नामेंट में आपने किया क्या है जो थक गए? मतलब शाहीन शाह अफरीदी 48 ओवर करते और 50 के ऊपर की उनकी औसत है। अब बाबर आजम 30-35 रन बनाकर काम नहीं चलेगा ऐसे। और नसीम शाह या हारिस रऊफ की अगर बात करें, रिजवान की बात करें, आप भी परफॉर्म नहीं कर पाए। जब परफॉर्मेंस नहीं है तो बात होगी, लेकिन सारा मलबा अब दूसरी जो स्टोरी है, जो दूसरा प्रोपेगेंडा, जो मतलब दूसरा एक दो धड़े हैं ना, एक इस तरफ है एक उस तरफ। पहला धड़ा था बाबर आजम के हक में जो बोल रहा था वो पीआर कैंपेन्स कर रहे हैं। मैंने आपको सच बता दिया कि जो है वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है क्या कहते हैं, बाबर आजम रेस्ट ले रहे हैं या रिजवान रेस्ट ले रहे हैं। रेस्ट नहीं ले रहे, ड्रॉप किया जा रहा है, निकाला जा रहा है टीम से। दूसरा टोला कह रहा है कि भाई हारे इनकी वजह से। यार हारे इनकी वजह से नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसी चैनल पर खबर दी थी कि सिलेक्शन कमेटी और रिजवान में अनबन हुई है, एक लड़ाई हुई है, जिसमें रिजवान ने कहा था कि मुझे ये टीम चाहिए, मैं इसके साथ जाना चाह रहा हूं। सिलेक्शन कमेटी ने कहा था कि नहीं, आकिब जावेद जिसके सरगना थे, आकिब जावेद ने कहा था कि नहीं, आपका सिर्फ इनपुट होगा, टीम हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। तो वो भी एक इशू था। मेरे नजदीक जो जिम्मेदारान है वो पूरा सेटअप है आपका, वो पूरा प्रोसेस है। इस ये किंग कल्चर है, ये स्टार कल्चर है, जो गेम से बड़े बन गए और इन्होंने बैकअप नहीं तैयार होने दिया। साइम अयूब इंजर्ड हो गए, गिट्टी पिसी बातें लेकर आ गया पीसीबी का, यार साइम अयूब नहीं थे, फखर जमान इंजर्ड हो गए। यार इंजर्ड हो गए तो उसके लिए आपने तैयारी क्या की थी? इंडिया का भी तो बुमराह नहीं था, हर्षित राणा आ दिया, वो शूज फिल कर लिए। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। वसीम अकरम जब 25 साल के थे ना, तो उन्होंने
4000 फर्स्ट क्लास ओवर, 3000 फर्स्ट क्लास ओवर किए थे और वकार यूनुस ने 25 साल की उम्र में 4000 फर्स्ट क्लास ओवर किए थे। हारिस रऊफ ने 266 फर्स्ट क्लास ओवर किए आज तक, शाहीन शाह अफरीदी ने 1200 फर्स्ट क्लास ओवर किए और नसीम शाह ने 900 फर्स्ट क्लास ओवर किए हैं। ये तो आपकी क्रिकेट का हाल है। आप इन खिलाड़ियों को डोमेस्टिक में नहीं भेजते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाते, उनकी प्रॉपर रेड बॉल क्रिकेट जिसे टेस्ट क्रिकेट कहते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट उनको ज्यादा खिलाएं। ये T20 की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आकिब जावेद ने सुनो टीवी पर बैठ के कहा था कि हमने हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की ट्रेनिंग ही T20 क्रिकेट की कराई है। तो ऐसे आप टीम बनाएंगे तो इसमें सिलेक्शन कमेटी भी और जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोर है, वो भी बराबरी का जिम्मेदार है और वो भी जिम्मेदार है इस शिकस्त में। सिर्फ बाबर रिजवान शाहीन को नहीं कह सकते आप, बॉलर्स इक्वली जो है वो क्या कहते हैं जिम्मेदार हैं, क्योंकि 400 खा जाते हैं, आप 300 खा जाते हैं, 350 खा जाते हैं। 2023 वर्ल्ड कप से अब तक उठाकर देखे, हर बार पतली गली से निकल जाते हैं। 52 की आपकी एवरेज है, एक बॉलर 52 रन देकर एक विकेट लेगा तो कैसे जीतेंगे? सिर्फ बैटर्स या बाबर आजम का कसूर नहीं है, पूरे मैनेजमेंट का कसूर है, पूरे सेटअप का कसूर है। इस सेटअप को निकाला जाए, इनको सैक किया जाए, नए लोग लाए जाएं और उन नए लोगों के साथ अगर आप एक साल हारते हैं ना लगातार, माफ कीजिएगा, तब भी उन्हीं के साथ जाया जाए। दूसरी जानिब भारतीय टीम के बारे में कहा जा रहा है कि दुबई में ये टीम खेल रही है तो उनको फेवर हासिल है। देखिए इस बात पे मैं कहूंगा ना, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड उसकी भी चर्चा करेंगे। दुबई में भारतीय टीम फेवरेट है, ये बात सच है, क्योंकि उनके पास 4 स्पिनर्स हैं। वो होमवर्क करके आए। आप ये नहीं कह सकते कि टीम इंडिया दुबई में खेल रही है, मर्जी से मैचेस खेल रहे हैं। ये आईसीसी का रूल था, जो आपने मीटिंग में माना था कि बाइलैटरल सीरीज जो है, वो पाकिस्तान और इंडिया का बाइलैटरल सीरीज तो होता ही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस होंगे वो आप न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे और वो एक ही वेन्यू पर होंगे। ऐसा ही होगा एशिया कप में, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही होगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई भारत जानबूझकर अपने वहां पर मैचेस खेल रहा है। वो फेवरेट है क्योंकि वो होमवर्क करके आए, वो तैयारी करके आए। उन्होंने क्या तैयारी की? उन्होंने देखा कि यार दुबई की पिच स्लो है, स्लो पिचेस पर आपको हार्दिक पांड्या से ठीक ठाक काम चल जाएगा, क्योंकि मीडियम फास्ट गेंदबाज है, तो स्लो पिच पर उनकी गेंद नीचे रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर दिया। हर्षित राणा को लेके आए, बैकअप तैयार किया था, आपने तो बैकअप ही तैयार नहीं किया, तो हर्षित राणा परफॉर्म करके मोहम्मद शामी रंग में नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, जिसके लिए टीम इंडिया फेवरेट है, उनके पास 5 स्पिनर्स इस स्क्वाड में मौजूद है। 3 स्पिनर्स हर मैच में खिलाते हैं, जड्डू और अक्षर पटेल, जो बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट टू विकेट रखते हैं, गेंद लो रहती है, फिर कुलदीप आते हैं तो अनप्लेबल हो जाते हैं। तो इसलिए टीम इंडिया फेवरेट है। न्यूजीलैंड में पिछले 19 साल में न्यूजीलैंड के साथ सिर्फ एक ही मैच जीते हैं आईसीसी इवेंट में। उस मुकाबले की चर्चा करते हैं। देखिए उस मुकाबले में जो सबसे अहम रहने वाली है, भले ही भारत की ताकत उनकी गेंदबाजी है, उनके स्पिनर्स है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपके बैटर्स ही आपको मैच जिताएंगे। सेंटनर और स्मिथ के सामने जब आप आएंगे, ग्लेन फिलिप्स भी गेंदबाजी करते हैं और स्लो पिच पर वो जो गले ना पड़ जाए पिच, 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में आपके अपने गले पड़ गई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो पिच, तो शायद यहाँ पर भी वो कहानी आपको होती हुई नजर आए, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा जब आप न्यूजीलैंड से वो मैच खेलेंगे। तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे जो आम खिलाड़ी होंगे विराट कोहली, क्योंकि स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ माफ कीजिएगा, स्पिन के अगेंस्ट जैसे वो इब्रार को खेले ना, गेंद फुल टर्न होने के बाद लेट, वो विंटेज कोहली नजर आया, वो पुराना कोहली है। उसके खेलने का तरीका ऐसा था, क्योंकि वो मैच आपके जबड़ों से छीनते थे। अब वो ना बड़े शॉट्स खेलते थे, ना कोई ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज करते थे, मतलब अपना काम करते बीच में एक आध चौका वो क्लास दिखा देते, वो विराट कोहली मास्टर एट वर्क दिखा देते कि कौन इस टाउन का बादशाह है। तो वो रियल किंग स्टेप अप करता है, उसके साथ श्रेयस अय्यर। मुझे इस खिलाड़ी से बहुत उम्मीदें हैं। भारत में विराट कोहली के बाद शुभमन गिल को रेट किया जाता है, कई लोग यशस्वी जायसवाल, कई अभिषेक शर्मा, लेकिन मुझे पर्सनली फील होता है कि श्रेयस अय्यर में वो काबिलियत है कि वो इनिंग्स को लंबा लेकर जाते हैं और जब मर्जी चाहे एक्सेलरेट करते हैं। तो श्रेयस अय्यर, विराट कोहली मेरे एक्स फैक्टर अगेंस्ट इंडिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की अगर बात करें तो उनका खेलने का तरीका तो वही है, हिटमैन तेज खेलेंगे, आउट हो जाए, एवरेज गिर जाए, स्ट्राइक रेट वो ऊपर रहना चाहिए, और वो टीम के लिए खेलते हैं। उनसे भी बड़ी उम्मीदें होंगी। और शुभमन गिल क्योंकि थोड़ा टाइम लेंगे शुरू पर, तो वो एक टीम इंडिया की ओपनिंग डन एंड डस्टेड है। अगर रोहित आउट हो जाते हैं जल्दी, तो फिर ये रोल जो है तेज खेलने वाला वो गिल के पास चला जाता है, फिर विराट कोहली द एंकर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है वो मुकाबला जीत जाएगी टीम इंडिया। भले ही रिकॉर्ड कुछ कहता हो, अब टीम इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बड़ा अहम मुकाबला सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड की जानिब से अगर नजर दौड़ाई जाए, तो उनके लिए उनके स्पिनर्स भारत के बल्लेबाजों को कैसे आउट करेंगे वो देखना होगा। ज्यादा बात, मेरा आज दिल नहीं कर रहा न्यूजीलैंड पे ज्यादा बात करने का, क्योंकि ठीक ठाक क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगेंस्ट इंडिया जब वो आएंगे तो पता चलेगा कि उनके दिलों में कितना तेल है। अब तक 2 मैचेस उन्होंने हल्के खेले, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ आप काफी ज्यादा आगे थे, पाकिस्तान की टीम, मतलब कभी जमीन पर कभी आसमान पर। तो भारत के अगेंस्ट जब आप आएंगे तो पता चल जाएगा कि उस टीम में कितनी काबिलियत है। अब एशिया कप की स्टोरी जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। एशिया कप की स्टोरी ये है कि एशिया कप 2025 जो होगा, जो इंडिया में शेड्यूल था, उसके बारे में सोचा जा रहा है कि उसको पूरा ही किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कर दिया जाए, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि आगे आधे मैचेस भारत हो, भारतीय टीम ट्रैवल करे, फिर जाकर कहीं खेले,
और बाकी टीमें भी नहीं चाहती कि मतलब इतना सारा हेडेक हो, और इसलिए ये फैसला किया गया है कि भारत एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि फाइनल जो है वो भारत में शेड्यूल हो और कहीं पाकिस्तान पहुंच जाए। मतलब इस टीम को आप छोड़ तो नहीं ना सकते, तो कहीं पाकिस्तान पहुंचता है तो वो बाहर शिफ्ट करना पड़े। इस इवेंट में 8 टीमें खिलाने पे गौर किया जा रहा है, जिसमें 2 ग्रुप्स होंगे। टीम इंडिया और पाकिस्तान 3 दफा एक दूसरे के आमने सामने आ सकती है, यू नेवर नो। और ये एशिया कप जो है ना, ये दुबई में या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करने की बातें की जा रही हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या इंप्रूव करने की जरूरत है और आपको क्या लगता है, ये खिलाड़ी रेस्ट ले रहे हैं या क्या हो रहा है।